बाद कंपनीज, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज, इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, ये हम ऑलरेडी कल देख भी चुके हैं। एक्सेस टू बिगर पूल ऑफ फंड, ये कंपनीज जो हैं ये स्टॉक एक्सचेंज पे अपने आप को लिस्टेड करवा लेती हैं और स्टॉक एक्सचेंज पे दुनिया कहीं भी दुनिया में कोई भी बैठा हुआ बंदा उस स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स को बाय कर सकता है। तो ऑब्वियसली इन कंपनीज के लिए जो एक्सेस होती है, बड़े फंड्स के लिए एक्सेस करना आसान हो जाता है। सेपरेट लीगल एंड आइडेंटिटी होती है इस कंपनी की। कॉरपोरेशंस जो होती हैं, बेसिकली जब कंपनीज होती हैं, जब वो रजिस्टर्ड की जाती हैं तो उन कंपनीज की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंपनी लेते हैं पीटीसीएल कंपनी फॉर एग्जाम्पल, अब जब ये कोई नॉन करंट एसेट बाय करेगी तो ये कंपनी वो नॉन करंट एसेट बाय कर रही है, तो वो डायरेक्टर या शेयर होल्डर के नाम पे बाय नहीं करेगी, बल्कि वो कंपनी के नाम पे ही उन नॉन करंट एसेट्स को बाय करेगी। तो दीज एसेट्स लीगली बिलोंग टू कंपनी एबीसी और कंपनी पीटीसीएल। सो कंपनी के नाम पे ही सारे एसेट्स वगैरह बाय हो रहे होंगे, तो क्योंकि कंपनीज की अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, सेपरेट फ्रॉम देयर शेयर होल्डर्स। इसके बाद टैक्स एडवांटेजेस एंड इंसेंटिव्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अक्सर गवर्नमेंट ने कोई गवर्नमेंट ग्रांट्स उन्होंने देनी होती है, गवर्नमेंट फंडिंग वो देनी होती है, और गवर्नमेंट्स वो फंडिंग उन्हीं कंपनीज को देती, यूजुअली सिर्फ कंपनीज को देती है। वो सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप्स को उस तरह की वो फंडिंग गवर्नमेंट नहीं करती। तो बहुत सारे टैक्स एडवांटेजेस होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कंपनीज को दिए जाते हैं, या मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ और सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को ही दिए जाते हैं। इसके बाद है इजी ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स जो हैं, शेयर होल्डर्स ने शेयर्स बाय किए हुए कंपनी में, तो अगर उन्होंने चाहते हैं कि वो अपनी शेयर होल्डिंग छोड़ दें तो वो स्टॉक एक्सचेंज में जाके अपने शेयर को सेल आउट कर सकते हैं, और एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम कोई भी उनको बाय कर सकता है। सो सेलिंग एंड बाइंग ऑफ दीज शेयर्स ये कॉमन बेसिस पे और डेली बेसिस पे भी हो सकती है। तो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप जो है वो बहुत ईजी होती है। इट्स टोटली ऑपोजिट टू पार्टनरशिप एंड सोल ट्रेडर, जहाँ पे ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप बहुत मुश्किल होती है ड्यू टू अनलिमिटेड लाइबिलिटी। क्लियर विद ऑल दीज एडवांटेजेस? सर क्वेश्चन ये टैक्स का था कि मैंने टैक्स में एक कहीं लाइन पढ़ी थी कि इसमें जो कंपनीज में जो टैक्स लगता है वो कंपनी के नाम का लगता है, ठीक है, और जो सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप्स होते हैं, मतलब उनके जो बिजनेस होते हैं वो उन पे टैक्स नहीं लगता, बल्कि उनके पर्सनल बिल्कुल ऐसा। पता नहीं कुछ था, मैं एक्सप्लेन तो ये करता समझ में नहीं आई, मतलब पर्सनल फंड्स में नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब टैक्स की हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने डिफरेंट बिजनेस के लिए डिफरेंट टैक्स रेट्स रखे होते हैं। कंपनीज को जिस रेट पे टैक्स चार्ज किया जाता है उसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स रेट, और जो इंडिविजुअल को टैक्स चार्ज किया जाता है वो पर्सनल टैक्स रेट पे चार्ज किया जाता है। अब ये हर कंट्री में डिफरेंट हो सकते हैं। यूजुअली इफ आई एम नॉट रॉन्ग यूके में 40 to 45% कॉर्पोरेट टैक्स है, और पर्सनल टैक्स जो है आई थिंक 20% समथिंग है। तो मतलब ये कि जितनी भी इनकम होगी उसके हिसाब से कॉर्पोरेट टैक्स या पर्सनल टैक्स चार्ज किया जाएगा। अब सोल ट्रेडर्स और पार्टनरशिप्स, कौन सी? जर्नल पार्टनरशिप्स या लिमिटेड या अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स। तो जर्नल पार्टनरशिप्स एंड सोल ट्रेडर जो अपने टैक्स देते हैं वो पर्सनल टैक्स रेट पे ही देते हैं। लेकिन जो कंपनीज होती हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, दोनों के दोनों कॉर्पोरेट टैक्स पे ही अपना टैक्स पे करते हैं, ठीक है। और जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज हैं उनका भी कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उनको भी पर्सनल टैक्स रेट पे ही चार्ज किया जाता है। क्लियर विद दिस थिंग? तो यूजुअली ये डिफरेंस क्यों आता है? ये डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि सम टाइम जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, कंपनीज के लिए डिफरेंट होते हैं और पर्सनल इंडिविजुअल्स के लिए वो अलग होते हैं। मुझे लगा उनके पर्सनल मतलब एक्सपेंसेस पे टैक्स लगते हैं। नहीं, एक्सपेंसेस पे टैक्स नहीं लगता। टैक्स तो हमेशा आपकी इनकम या आपके प्रॉफिट्स पे लगता है, एक्सपेंसेस पे तो आपका टैक्स कम तो होता है। मैंने ये देखा था कि एक्सपेंस पे टैक्स लगता है वैसे, ये नहीं, पूछना था। टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है? फॉर एग्जाम्पल आप सोल ट्रेडर हैं,
आपने सेल किया है $10,000 की, आपके जो बिजनेस एक्सपेंसेस हैं, नॉट नॉर्मल एक्सपेंसेस, जो बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं वो फॉर एग्जांपल $8,000 हैं, पूरे साल का आपका प्रॉफिट आ गया $2,000। अब इस $2,000 पे टैक्स रेट है फॉर एग्जांपल 20%, तो इस 2,000 का 20% कैलकुलेट होगा जितना भी आता है, और वो अमाउंट आपने एज अ टैक्स पे करना होगा। तो मतलब ये कि आपके जितने एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे आपका प्रॉफिट कम होगा, जितना प्रॉफिट कम होगा उतना ही कम टैक्स भी आएगा। क्लियर विद दिस थिंग? ओके, नेक्स्ट, disadvantages of public limited liability company. First of all, public annual financial statements to public. जितनी भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी ये कंपलसरी होंगी कि पब्लिक को इशू करनी है, राइट? आपने अपनी वेबसाइट पे डालना है जहाँ पे कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। उसमें सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है कि आपके कॉम्पेटिटर्स जो हैं वो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बड़े आसानी से देख सकते हैं, और वो ऐसी स्ट्रेटजी बिल्डअप कर सकते हैं जिसमें आपकी कंपनी को वो टारगेट कर सकते हैं। वो आपके रेवेन्यूज़ देख सकते हैं, वो आपके कॉस्ट ऑफ सेल्स देख सकते हैं, तो ऑब्वियसली आपके कंपेटिटर्स भी इसको चेक कर सकते हैं, गवर्नमेंट्स वगैरह भी इसको चेक कर सकती हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज भी इसको चेक कर सकती हैं, देख सकती हैं कि टैक्स जितना बनता था उतना पे किया है, वर्किंग कैसी की है टैक्स की। तो ऑब्वियसली जब आप पब्लिक को करते हो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू, तो उसमें थोड़े से रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं। सेकंड, लीगल एंड अकाउंटिंग कॉम्प्लाइंस। इनकी जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज होती हैं, स्पेशली पब्लिक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज, उन्होंने बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। उन्होंने नेशनल लॉ को भी देखना होता है, उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी देखना होता है, उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को भी देखना होता है। तो इनकी जो लीगल एंड अकाउंटिंग कंप्लाइंस की जो कॉस्ट्स होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर टाइप ऑफ बिजनेसेस। देन मैंडेटरी ऑडिट। अब सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप के लिए मैंडेटरी नहीं है कि उन्होंने एक्सटर्नल ऑडिट करवाना है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के लिए लाजमी है कि वंस इन अ ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवाना ही करवाना है। और ऑब्वियसली जब आप एक्सटर्नल ऑडिट्स करवाते हैं कंपनी के, तो वो बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, उस पर बहुत खर्चा आता है कंपनी का, वो कोई सस्ते ऑडिट्स नहीं होते, तो वो कॉस्ट भी इनको बेयर करनी पड़ती है। देन शेयर इशू कंप्लाइंस। जब भी इन कंपनीज ने कोई शेयर इशू करने होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, तो उसके लिए शेयर इशू करने से पहले उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं उस स्टॉक एक्सचेंज के। अब डिफरेंट किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं, लेकिन उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने की कॉस्ट आती है कंपनी को, वो कॉस्ट भी इनको बेयर करनी होती है। हैवी लीगल एंड कंप्लायंस कॉस्ट ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये के एडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के, लेकिन उसके साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं। अब कौन सा टाइप ऑफ बिजनेस बेहतर है, सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप या लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी? ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस पे, आपके बिजनेस के साइज पे, कितने एक्सेस का फंड, आपको कितने फंड्स का एक्सेस चाहिए, आपके कितने एम्प्लॉयज़ हैं, किस नेचर का बिजनेस है। तो इन सारी चीज़ों को देख के फिर आप डिसाइड करते हैं। बट यूजुअली जब बिजनेस फर्स्ट टाइम स्टार्ट होता है वो एज अ सोल ट्रेडर होता है, फिर जब वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है तो वो पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसके बाद में भी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, फिर 20-25 साल बाद जब उनका बड़ा नाम हो जाता है, बड़ी रेपुटेशन हो जाती है मार्केट में, ये गुडविल हो जाती है, उसके बाद दे टर्न इट इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। क्लियर विद दिस थिंग? तो पार्टनरशिप में कुछ ऐसा है, हम नंबर्स जैसे लिमिटेड हैं और शेयर होल्डर्स में अनलिमिटेड हैं? वो पार्टनरशिप एक्ट पे डिपेंड करता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं। आई थिंक पाकिस्तान में 7 to 10 है कि 20 है, कोई इस तरह नंबर ऑफ पार्टनर्स है, लेकिन वो बड़े ज़्यादा नंबर होता है, इतने किसी भी बिजनेस में पार्टनर्स यूजुअली नहीं होते, लेकिन वो पार्टनरशिप एक्ट पे डिपेंड करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, राइट? ओके ओके सर। और कोई क्वेश्चन? नो। ओके, लेट्स गो अहेड। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर 5 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपने ये देखना है कि इनमें से कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। डी और ई तो करेक्ट है। डी और ई ये भी ट्रू है, डी भी ट्रू है, डी और ई, नो बी ट्रू नहीं है, बी
बी मैं आपसे ये पूछ रही थी, अभी हमने ये पॉइंट पढ़ा था ना कि ये जो अकाउंट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी समटाइम फाइल विद द रजिस्टर ऑफ अ कंपनी, यस ये भी ट्रू है। ये भी ट्रू है, uh, ओके। yes, एंड C is ई, false. E is true. सी फॉल्स है और ई True. ट्रू। ये तो सारे ऑप्शन ठीक हैं, बट इसमें जो बी है वो भी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? The accounts of limited liability companies are sometimes filed with the registrar of companies. Not sometime, always. अच्छा, मैं जरूर ये पॉइंट पढ़ा था हाँ हमने। जी, यही पढ़ा था ना। Company. समटाइम्स उन्होंने फाइल नहीं करना होता, ये रूल है अंडर द कंपनीज एक्ट 2006। ये मस्ट है कि जितनी भी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है उन्होंने हमेशा ऑलवेज अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या अकाउंट्स को रजिस्टर ऑफ कंपनीज के साथ रजिस्टर करवाना होता है या उनको उनके साथ शेयर करवाना होता है। तो ये सम टाइम नहीं होता, ये ऑलवेज होता है। सो दैट्स वाई इट्स फॉल्स। और बाकी जो है ए जो है ये भी ट्रू है, सी फॉल्स है और लास्ट टू ट्रू है। क्लियर विद दिस क्वेश्चन? Yes, sir. ओके।